चलिए सभी को सुप्रभात, नमस्कार। प्रारंभ करते हैं सेशन। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते जाएंगे। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक एक करके बात करते हैं। प्रमोद जी, आपने, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही। हाँ प्रमोद जी, आपने जो रिपोर्ट्स भेजी थी मेरे को, मैंने देखा। देखने के बाद मैंने बाद में सोचा कि चलो अभी सुबह जब बात होगी उसी समय इसके पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये आपने पर्सनल नंबर पे मेरे को भेजा था शायद, नहीं कि ग्रुप में भेजा है आपने? हाँ, पर्सनल में है। ये देखो देखो देखो, ये इनका जो एक रिपोर्ट का आपने फ़ोटो भेजा है, अगर आपके पास हो तो आप देखना, उस फोटो के सबसे नीचे में एक किसी भी रिपोर्ट के सबसे नीचे में इम्प्रेशन या फाइंडिंग लिखा रहता है। उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कंप्लीट सैक्रलाइजेशन ऑफ द L5 वर्टेब्रा। मतलब लंबर का सबसे लास्ट होता है L5। L5 के बाद सैक्रल शुरू होता है S1 S2 S3। तो L5 से लेकर के वो सैक्रलाइजेशन हो गया है। मतलब जो स्पाइन की हड्डियां होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आगे पीछे साइड इधर उधर मुड़ सकते हैं। उनके बीच में इन्फ्लामेशन हो जाए या कैल्शियम जमा हो जाए तो उनका घूमना हिलना कम हो जाता है। तो L5 के बाद से जितनी हड्डियां हैं उनमें सब में हो गया है। दूसरा इसी में लिखा है ग्रेड 1 रिट्रोलाइथेसिस ऑफ L4 ओवर L5। मतलब लिट्रोलाइथेसिस मतलब कोई चीज़ किसी के ऊपर गिर गया। मतलब मान के चलो एक गाड़ी वाला गाड़ी लेके जा रहा है और एक पेड़ की डाली टूट के उसके ऊपर गिर गई, तो उसको लिथोलाइसिस कहेंगे। मतलब कोई चीज दूसरे ऊपर के ऊपर गिर गई। तो जैसे L4 जो हड्डी है ना, वो L5 के ऊपर गिर गई है। गिर गई है मतलब कोई भी कारण हो सकता है, झटका लगा हो या वहाँ की मसल कमजोर हो, वो उसके ऊपर गिर गई है। गिरने के कारण क्या हुआ, L4 और L5 के बीच में जो डिस्क थी वो दब गई है। उसके कारण डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। L5 में डिस्क बल्ज हो गया है। वहाँ का जो अंदर का रास्ता होता है जिससे वो स्पाइनल नर्व जाती है, वो जो है वो छोटा हो गया है, नैरोइंग हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के हमें समझ में आ रहा है कि इनके कमर वाले हिस्से में L1 से L5 और सैक्रल का S1 से S5 तक के बीच में दिक्कत है। ठीक है। अभी जैसे सबसे मेन चीज़ आपने बताया है कि इनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है। 3 महीने पहले पाइल्स ऑपरेट भी हुआ है। अभी क्या है कि बैक में स्टिफनेस ज़्यादा है और लेट कर उठने में बहुत पेन हो रहा है। अभी देखो, स्टिफनेस जो है इसके पीछे तो एसिड अल्कलाइन का होता है, लेकिन सुबह जब सो करके उठते हैं और पूरा शरीर टाइट रहता है, स्टिफनेस रहती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसिड इंक्रीज हुआ है। अभी एक चीज़ सोचो, इनको आपने ट्रीटमेंट क्या क्या दिया है? सर कल पहली बार ही इनसे मुलाकात हुई थी, बस फर्स्ट टाइम। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया आपने? बस तो सर कल शुरुआत तो की थी मैंने सर, इनको इंजरी दिया था, नॉर्मल इंजरी। नहीं, इनको इंजरी देने की, इनको सुनो, इंजरी देने की जरूरत नहीं है। एक काम करना है, पेन पेपर है आपके पास? हाँ जी है सर। हाँ, नोट कीजिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट देना है इनको अनिल शर्मा। जी सर। दूसरा देना है न्यू जीन्स चेंज। हाँ ठीक है, न्यू जीन्स चेंज। और थर्ड में आपने देना है लार्ज फॉलिक ब्लैक। लार्ज फॉलिक ब्लैक। अभी इसमें चेंजेस करना है। जैसे पहले आप अनिल शर्मा देंगे या दूसरे पे न्यू जीन्स देंगे तो सबसे पहले पेन है, तो वो चाहे जितना पेन लिखा है, 5 पेन लिखा है, 8 पेन लिखा है, कुछ भी लिखा है, वहाँ पे आपको 10 पेन देना है। जैसे न्यू जीन्स देंगे ना, तो न्यू जीन्स में क्या होता है, 8 पेन, 6 WD, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। तो वो 8 पेन की जगह
10 पेन देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जहां जहां पेन आएगा वहां पे 10 पेन देना है, ठीक है। ये देने के पहले एक काम और करना है कि पहले तो सारी उंगलियों में टो फिंगर देना है, 20 टो फिंगर सभी उंगलियों में दे दिए एक बार देने के बाद फिर दूसरी बार में सिर्फ पेन वाली उंगली जो है ना, पेन वाली उंगली में टो फिंगर दीजिएगा। उसके बाद अनिल शर्मा न्यू जींस, और न्यू जींस के बाद फिर लास्ट में एसिड ट्रीटमेंट दीजिएगा। एसिड ट्रीटमेंट में भी वो पहला वाला जो 8 पेन है ना उसको 10 पेन कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक सर, ठीक। चलिए ओके। सर ये कितने दिन के लिए देना है इसको? अब देखो जो सिम्टम्स है ये तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन में धीरे धीरे कम होने लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि इनका स्टिफनेस तभी कम होगा जब शुगर का लेवल नॉर्मल पे आए, वो भी बिना कोई दवाई वगैरह खाए। सिर्फ परहेज से अगर नॉर्मल पे आ जाता है 120 140 150 तक भी आए नॉर्मली, तो ये स्टिफनेस कम होने लगेगी। तो डायबिटीज़ के लेवल को भी कम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं कहता हूँ ना। डायबिटीज़ के लोग कहते हैं आलू मत खाओ, चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो चावल खाते नहीं हैं, आलू खाते नहीं है, चीनी खाते नहीं, फिर भी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। जी सर। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ट्रीट कर रहे हैं और उनको डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि वो खाना बहुत धीरे धीरे खाएं। हम लोग नॉर्मली, मैं अपनी बात बताऊं, मैं वैसे रोटी तो खाता नहीं हूं, चावल ही ज़्यादा खाता हूं। अब मेरे को रोटी खानी पड़े तो मैं 5 मिनट के अंदर 2 दाल रोटी या सब्जी रोटी जो भी हो 2 रोटी मैं खा लेता हूं 5 मिनट के अंदर। और नॉर्मली सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अपन अगर 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाने में हमें 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। तो उनको यही चीज़ बताएगी कि खाना धीरे धीरे खाएं। आप देखोगे, कहते हैं ना डायबिटीज़ जो है बहुत मीठा खाने वालों को होता है, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है उनको होता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ सिर्फ उन्हीं को होता है जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। चाहे उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो या नहीं हो, अगर किसी के फैमिली में सबको डायबिटीज़ है और बंदा एकदम आराम से धीरे धीरे खाना खाता है, मजाल नहीं है कि उसको डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम आ सके। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनको एक चीज़ आप बताइएगा, ट्रीटमेंट तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताइएगा, खाना जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे खाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद परब जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अभी कहाँ, गोवा में ही हैं? गोवा में हो ना? अच्छा, हाँ मैं देखता हूँ। अब थोड़ा दिन बाद प्लान बनाऊंगा कि प्रमोद जी के पास गोवा घूमने चलते हैं। हाँ सर। चलो और बताइए। सर एक को ना संडर्स को नहीं हो रहा है, उसका क्या करने का? लैटरिंग नहीं हो रहा है? हाँ, लैटरिन नहीं हो रहा है। कितने दिन से नहीं हो रहा है? 2 दिन 4 दिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, मतलब 2 दिन हमेशा ऐसा होता है कि 2 दिन 4 दिन बाद होता है? हाँ, बाद होता है। हाँ, तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। अभी चलो पेन पेपर है आपके पास? क्या चीज? क्या करने का सर? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पेन पेपर है आपके पास? रुको सर। खाली आए बनवावल चाहत रहे। हाँ सर। हाँ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला उनको ट्रीटमेंट देना है 2 थायराइड।
थायराइड 1.5 मिनट के बाद फिर सेकंड में देना है 4 थायराइड, फिर 1.5 मिनट के बाद देना है लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। लेफ्ट साइड। हाँ अच्छा ठीक बा तो हो गई ना ठीक है। कैंसिल लेफ्ट साइड के बाद फिर से देना है 4 थायराइड और उसके बाद 2 थायराइड। देखो जो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट है उसके पहले भी दिए 2 थायराइड 4 थायराइड और उसके बाद में भी दिए 4 थायराइड 2 थायराइड। 4 थायराइड 2 थायराइड। उसके बाद लास्ट में देना है एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट। अच्छा इसके साथ साथ वो जो भी खाते हैं उनको खाने दो। एक चीज बोलो उनको, फ्लैक्स सीड पता है? अलसी का बीज। उनको बोलो कि सुबह दोपहर शाम रात कभी भी 24 घंटा में एक बार 1 चम्मच वो फ्लैक्स सीड खाना है, खा के पानी पी लेना है। ये एक चीज बोलना। दूसरा एक चीज है कि मतलब पानी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पी के थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब 1-1 गिलास पानी हर 1 घंटे में पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे। वाटर इज़ नॉट अ फूड, इट इज़ अ मेडिसिन। तो जैसे मेडिसिन हम टाइम पे लेते हैं ना, वैसे वाटर को भी टाइम पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब प्यास लग गई तो पानी पिएंगे, फिर तो वो गड़बड़ हो गया। प्यास लगा इसका मतलब सेल्स में पानी का मात्रा कम हो गया है। तो प्यास लगने के पहले ही हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेने के लिए, ठीक है? और एक सर और एक बोलना चाहता। बताइए। औरत है, उसको 80 साल हो गया, उसका ना पाँव थोड़ा ये हो रहा है, क्या समझ में आता है? कोल्डनेस होने, ठंडा हो रहा है। अच्छा, तो उसको क्या करना है? अरे जब भी बॉडी का कोई ऑर्गन ठंडा जरूरत से ज़्यादा हो रहा है ना, समझ जाना उधर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं जा रहा है। तो उनका पैर ठंडा हो रहा है, इसका मतलब उनके कमर में कुछ प्रॉब्लम है, जो कमर से ब्लड की सप्लाई जाती है वो सही से नहीं जा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उनको लगभग 20-25 दिन उनको मल्टी हैपरिन ट्रीटमेंट देना है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। मल्टी हैपरिन जब मल्टी हैपरिन दे करके धीरे धीरे ये कोल्डनेस जो है, ठंडापन जो है, ये दूर हो जाएगा। उसके बाद फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का ट्रीटमेंट देना है। फॉलिक एसिड और लेकिन ये अभी नहीं देना है, अभी 10-15 दिन 20 दिन मल्टी हैपरिन दीजिए, उसके बाद फिर मल्टी हैपरिन के साथ ये सब ऐड करना है। अभी आप मल्टी हैपरिन दीजिए, फिर मेरे को 10-15 दिन के बाद एक बार बताइएगा, मैं उसमें बताऊंगा क्या क्या करना है। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, अशोक जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे एक डाउट था कि ये जो यूडीएफ वाले पेशेंट को यूडीएफ में हम थोड़ा बहुत उसको लूज मोशन आता है, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? क्या उल्टा नॉर्मल दे सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, पेट से जुड़े हुए 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है जिनका पेट एकदम बिल्कुल सही है, भूख सही टाइम पे लगती है, मोशन सही टाइम पे लगता है, प्यास सही, सब कुछ ठीक है। अभी दिक्कत वाली बात करें तो पेट से जुड़ा हुआ सबसे अधिक दिक्कत हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन। अभी कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? आज भी बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन का गलत मतलब समझते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल पास नहीं होना या बहुत दिक्कत से होना। अभी बहुत दिक्कत से स्टूल पास होना, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या दिक्कत होती है? हाँ, तो दिक्कत 2-3 तरह की होती है। एक तो है कि स्टूल बहुत टाइट हो गया है, जल्दी से वो निकल ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह से कॉन्स्टिपेशन है।
अच्छा, दूसरा है कि स्टूल पास तो हो रहा है लेकिन रोज नहीं हो रहा, 2 दिन 3 दिन छोड़ के हो रहा है, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि 2 दिन तो स्टूल पास हुआ ही नहीं और तीसरा दिन हुआ तो एकदम लूज होने लगा, फिर चौथा पांचवा दिन स्टूल हुआ ही नहीं, फिर छठा दिन हुआ तो लूज। लोग इसको भी कॉन्स्टिपेशन समझते हैं कि 2 दिन नहीं हुआ है तो एक दिन जाकर के लूज मोशन हो रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। 2 दिन अगर हार्ड होता है और तीसरे दिन लूज होने लगता है तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये यूडीएफ है। दूसरा एक चीज और कॉन्स्टिपेशन का बता रहा हूँ, सुबह हम लोग गए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हुआ वापस आ गए लेकिन लग रहा है कि बढ़िया से हुआ नहीं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर गए, फिर थोड़ा सा किया, अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ, फिर 1 घंटे के बाद गए, फिर वापस आने के बाद लग रहा है कि अब पूरा तरीके से, मतलब सुबह में हम लोग को 3 बार जाना पड़ा, 3 बार जाने के बाद फ्रेश फील हुआ, तो हम सोचते हैं कि ये भी कॉन्स्टिपेशन है। तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार सुबह में ही जाना पड़ रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये यूडीएफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देखो न्यूरोथेरेपी में सबसे जल्दी ठीक होती है। मतलब पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो 1 से 2 ट्रीटमेंट के अंदर उसमें चमत्कार कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत ये है कि हम समझने में चूक जाते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिपेशन है, कौन सा यूडीएफ है। हमें लगता है कि लैट्रिन में दिक्कत हो रही है तो मतलब कॉन्स्टिपेशन है। अभी नॉर्मली ये भी समझिए, अगर कोई बंदा सुबह सुबह 2 बार 3 बार के लिए जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये यूडीएफ है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, खाना खाया और खाना खाने के आधे 1 घंटे के अंदर ही लैट्रिन के लिए भागना पड़ता है, प्रेशर बढ़ गया खाना खाने के बाद। तो अपने को लगता है अच्छा पेट में पहले से भरा हुआ था, अभी ऊपर से खाना खाया तो प्रेशर पड़ा है तो वो निकल गया, नहीं, वो भी यूडीएफ है। तो पेट से जुड़ी हुई चीज़ों में मैं कहता हूं कि अगर 2-3 फार्मूला हम लोग सही से ध्यान रखें, नॉर्मल अजय नॉर्मल हो गया, यूडीएफ ट्रीटमेंट हो गया, राउंड नॉर्मल हो गया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग पेट की सभी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि पेट में प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या यूडीएफ की प्रॉब्लम है। सिम्टम लगभग दोनों का एक ही तरह का दिखेगा, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क बहुत होता है। एक लड़का है, उसका मतलब मोशन तो रोज आ रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो मतलब पूरा बंद कर नहीं आता, क्लियर से नहीं आता है। हाँ तो सेमी सॉलिड हो गया आता है। अच्छा, पतला होते आता है। हाँ तो इसीलिए मैं सोचा था यूडीएफ में क्या उसको हम जो देते हैं वनगाल और क्या बोलते हैं वनगाल वन तो उसको चेंज कर सकते हैं क्या, उल्टा कर सकते हैं क्या? नहीं उल्टा नहीं, देखिए उल्टा जब करना है जब बिल्कुल पानी की तरह आने लगे, जैसे जब डायरिया होता है ना तो उसमें देखिएगा स्टूल कम आता है, पानी ज़्यादा आता है। तो कभी भी जब पानी जरूरत से ज़्यादा आने लगे तभी उल्टा नॉर्मल या उल्टा टो फिंगर यूज करते हैं। देखिए हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि हम चाहे जितना भी पानी पी लें, या तो वो पानी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा या पसीने के द्वारा निकल जाएगा। पानी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना मोशन जो है, अपना लैट्रिन जो है वो एकदम बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा या अपने को उल्टी आने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो ये अलग प्रॉब्लम है, पानी बढ़ने के कारण नहीं हुआ है। पानी मैं तो कहता हूँ जितना पानी पेट में आ सकता है, 5 लीटर आ सकता है, 5 लीटर पानी एक बार में पी लो, इसका मतलब ये नहीं है कि लूज मोशन होने रहेगा। पेशाब आएगा हर 20 मिनट के बाद बहुत सारा, और पेशाब करते करते वो पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर मोशन में पानी आ रहा है जरूरत से ज़्यादा, जैसे डायरिया में होता है, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज हो गया, उसको रोकने के लिए उल्टा नॉर्मल या उल्टा टो फिंगर देते हैं। लेकिन इस मामले में आपको उल्टा नॉर्मल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप एक काम कर, किया जा सकता है सर? आप नॉर्मली उनको यूडीएफ ट्रीटमेंट दीजिए,
लेकिन हाँ एक चीज़ करिए कि जैसे यूडीएफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 2 दिन यूडीएफ ट्रीटमेंट दीजिए, सोमवार मंगलवार दिए, बुधवार को जी। बुधवार को जीवन धारा ट्रीटमेंट दीजिए, अच्छा अच्छा। फिर वीरवार शुक्रवार को यूडीएफ दिए, शनिवार को जीवन धारा दीजिए। मतलब हर 2 दिन यूडीएफ देने के बाद 1 दिन जीवन धारा दे दीजिए। ठीक 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 है। जी। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक सर। प्रहलाद पौधे एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हेलो जी बताइए। सर, सर जो वाइट डिस्चार्ज और यूरिन इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट दे रहा था सर, वो इस महीना तो पीरियड भी अच्छा हुआ, बोला 3 दिन पूरा क्लियर हुआ। इससे पहले तो एकदम मतलब क्लोटिंग आ रहा था। अच्छा। और यूरिन इन्फेक्शन पहले तो पूरा था, होता था। अभी ये महीना तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। पीरियड बंद हुआ 6 दिन हुआ मतलब 6 दिन हुआ अच्छा। पीरियड। तो अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर वही सेम ट्रीटमेंट देंगे सर। हाँ अभी सुनिए, अभी जैसे 3-4 दिन जब पीरियड आ रहा था तो सर, और 8-10 दिन, और लास्ट में सर ये इंजुरी और वायरल ट्रीटमेंट दे रहा था सर। हाँ अभी एक बात बता रहा हूँ, अभी तो 3-4 दिन ट्रीटमेंट आपने बंद रखा था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ बोल रहा हूँ कि अभी जैसे 3-4 दिन तो आपने ट्रीटमेंट बंद रखा था। हाँ अभी ट्रीटमेंट बंद है। हाँ अभी जब स्टार्ट, अभी सुनिए, अभी जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वही ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अभी 2 दिन वो ट्रीटमेंट देने से पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। जैसे आज मान लीजिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और कल 2 दिन पहले न्यूट्रल दीजिए, उसके बाद एडवांस डायबिटिक और इंजुरी ये सब दीजिएगा। ठीक है। एडवांस डायबिटिक तो नहीं, वो एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट दे रहा है। हाँ हाँ एडवांस जेनेटिक तो वही आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले 2 दिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। ठीक है। सर हीमोग्लोबिन में थोड़ा कम है सर इसमें। हीमोग्लोबिन तो आग के नीचे व्हाइट था, तो मैं मोनाका खाने के लिए बोला, मोनाका खाने के लिए दिया। अच्छा तो उसमें थोड़ा तेज आया। अच्छा बहुत 32 तो करके 32 दिन। तो गुरुजी का बेड में देखा था मैं हीमोग्लोबिन का। तो इस मतलब एक हफ्ता खाने के बहुत थोड़ा रिजल्ट अच्छा आया। आग के नीचे थोड़ा लाल लाल आ गया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। इसके साथ एक चीज और करो ना, लार्ज फॉलिक ब्लैक का ट्रीटमेंट भी दो। ठीक है। ठीक है चलो ओके। और एक सर हाथी पैर होता है, वो क्या होता है वो? देखो ये हाथी पैर फाइलेरिया कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार में आप जितने भी घर है, किसी भी घर में चले जाओ, हर 3 घर के बाद एक कोई हाथी पाँव वाला फाइलेरिया वाला पेशेंट मिल जाएगा। ठीक है। और चूँकि ये बहुत रेयर डिजीज़ है तो इसके लिए कुछ वैसा खास ट्रीटमेंट बनाया भी नहीं गया है, लेकिन हाँ जो मैंने बताया कि ये जो बीमारी है ये बिहार में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया, कभी ये ट्रीटमेंट दिया, कभी वो ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था। मैंने गुरुजी से भी बात करी थी, गुरुजी से बात करी, मैंने अजय गांधी जी से बात करी, मैंने वेस्ट बंगाल में सुकुमार जी से बात किया। ये 2003 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे पास पहली बार फाइलेरिया का पेशेंट आया था, हाथी पाँव का। तो सभी ने अलग अलग ट्रीटमेंट बताया, मैंने सबको ट्राई करा, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखा। तो बस एक दिन में ऐसे ही मतलब अब लग रहा था कि पता नहीं फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा।
तो मैंने एक दिन फुल इंजरी ट्रीटमेंट दिया, 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार, और फिर 1 गॉल 4 लीवर 4 चेस्ट ओनली, 1 गॉल 4 लीवर 4 थाइमस प्लस चेस्ट, 1 गॉल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट। ये पूरा इंजरी ट्रीटमेंट मैंने 1 हफ्ता दिया, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो मैं अभी श्योरली तो नहीं कह सकता, हालांकि मैंने 5-6 लोगों पे ऐसा किया है, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं बोल सकता। आप एक काम करो, अगर कोई हाथी पाँव का पेशेंट आपके पास है तो उनको 4-5 दिन आप फुल इंजरी ट्रीटमेंट दो, और ये 4-5 दिन देने के बाद मेरे को बताना कि वैसा ही है, या वो जो फूला हुआ था सूजन है वो बढ़ गया है, या कम हो गया है, या बीच में फीवर हो गया। हेलो, हाँ, बीच में अटक गया था आवाज। हाँ, बोल रहा हूँ कि आप अभी इनको फुल इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए 4-5 दिन 1 हफ्ते, और उसके बाद फिर मेरे को एक बार बताइएगा कि क्या रहा, तो फिर आगे उसके हिसाब से सोच के मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं देखा तो सर एक दोस्त का आंटी को ऐसा है, तो इसलिए मैं देखा, बोले ठीक होगा, मैं बोला ठीक होगा। अभी कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया सर, अगर नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं सर नहीं, तो एक बात बता रहा हूँ प्रहलाद बाबू, देखो आपका नॉलेज 0% है, मेरा भी है तो 1% है। फाइलेरिया के मामले में मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, अगर पूरे दुनिया में 25,000 न्यूरोथेरेपिस्ट है तो 25,000 में शायद 25 लोगों ने भी हाथी पाँव के बारे में पढ़ा तो होगा, देखा नहीं होगा फेस टू फेस, क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज़ है। मैं चूँकि बिहार में हूँ, तो बिहार में मैंने बताया ना, हर तीसरे घर में एक फलेरिया का मरीज मिलता है, तो मैंने देखा, इसलिए मेरे को पता है। तो आप एक बार इंजरी ट्रीटमेंट दे करके स्टार्ट करो, क्या इफेक्ट रहता है, फीडबैक रहता है, मेरे को बताइए, फिर मैं आगे बताऊँगा। ठीक है? ठीक है सर, स्टार्ट तो नहीं किया, देखता हूँ, अगर बोलने से स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए ठीक है। मेरे को खाली पूछा। ठीक है, थैंक यू सर। जी महेंद्र प्रताप जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताओ। हेलो। सर मैं तो ठीक हूँ सर। सर एक समस्या है मेरी खुद की। अच्छा। सर मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता हूँ सर, कोई सी बात होती है एकदम आंख में आंसू हो जाते हैं, और बोलने के लिए बिल्कुल ही भावुक हो जाता हूँ सर। तो ये तो अच्छी बात है। सर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ सर, तो कोई तो समस्या होगी सर। आज के दुनिया में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, आजकल इमोशंस लोगों में ख़त्म हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा इमोशन दे के भेजा है। खैर हाँ, ये बात मानता हूँ कि कई जगह इसके कारण प्रॉब्लम भी आती है। एक चीज़ देखिएगा, कभी भी किसी के अंदर इमोशनल ओवरफ्लो होता है, खास करके मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी पैरालिसिस अटैक होता है, लकवा मारता है, और ख़ास करके राइट साइड, तो उसमें क्या होता है कि उनको भी इमोशनल ओवरफ्लो होने लगता है। मतलब इमोशन ज़रूरी है, लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ठीक है? अगर इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको इमोशनल ओवरफ्लो कहते हैं। तो ये जो इमोशनल ओवरफ्लो होता है, ये हैप्पी हार्मोन्स के गड़बड़ी के कारण होता है। या तो हैप्पी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनने, सुनिए, या तो हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं या ज़रूरत से कम बनने लगते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बनेंगे तो बंदा फिल्म देख रहा है, कोई अच्छा सीन दिखा कि दोनों परिवार बहुत दिन से बिछड़े हुए थे, मिल गए, तो भी उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मतलब उनके अंदर हैप्पी हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, खुशी वाली चीज़ से उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना खुशी के आंसू, दैट मीन्स हैप्पी हार्मोन ज़्यादा है। अगर दुख के हार्मोन आते हैं, दुख के आंसू आते हैं, इसका मतलब हैप्पी हार्मोन कम है। तो चाहे कम हो या बढ़ा हुआ हो, इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है अपने न्यूरोथेरेपी का, SADK। ऐसा 4 अक्षर है, S, इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SADK। S का मतलब हो गया सेरोटोनिन ट्रीटमेंट। सेरोटोनिक। A का मतलब हो गया एंजियोटेंसिन नंबर 2। D का मतलब हो गया डोपामाइन। डोपामाइन।
और के का मतलब हो गया किडनी क्लियर। ठीक है सर। SADK सेरोटोनिन, एंजियोटेंसिन नंबर 2, डोपामाइन और किडनी क्लियर। SADK ये आप हफ्ते 10 दिन लीजिए ट्रीटमेंट, लेकिन लेंगे किससे? किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा। सर मैडम से ले लूंगा सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये आप हफ्ते 10 दिन ये लीजिए, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सर एक बात और सर, आंख में आंसू आते हैं सर खाना खाते समय, नाक बहती है सर खाना खाते समय। ओहो, ये चीज मेरे साथ भी कुछ समय पहले तक होती थी। इसके लिए एक काम करो आप, खाना खत्म 7:42 चला।